Hello dear students, welcome to this lecture 10 of photochemistry. इससे पहले हमने लेक्चर 9 तक जो डिस्कशन किया था वहां तक हमने लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में हम लोगों ने फोटोकेमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट जो लॉज थे जिन्हें कि हम लैम्बर्ट लॉ और बीयर-लैम्बर्ट लॉ के नाम से जानते हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। बीयर लॉ में क्या था कि decrease in intensity of incident radiation depends or proportional to the initial intensity of radiation, जबकि बीयर-लैम्बर्ट लॉ में क्या था, बीयर-लैम्बर्ट लॉ ने यह कहा कि decrease in intensity of radiation is directly proportional to initial intensity of radiation as well as concentration of the solution. आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं दो लॉज के बेस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पासेस थ्रू अ सैंपल ऑफ concentration 0.05 मोल पर लीटर एंड the length of medium or length of path that was 10 centimeter, तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन था, the intensity of radiation reduced by 1/4 of its initial value, calculate molar extinction coefficient or calculate the extinction coefficient. इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको गिवन है कि एक जो सैंपल है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोल पर लीटर है, उस सैंपल की जो पाथ लेंथ है या थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है। जब इस एब्जॉर्बिंग मीडियम से कोई रेडिएशन हमने इसको पास कराया तो उस रेडिएशन को पास कराने से जो एब्जॉर्प्शन हुआ, उस एब्जॉर्प्शन से जो फाइनल इंटेंसिटी बाहर मिली, उस वो इंटेंसिटी क्या था कि 1/4 ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी थी। यानी कि अगर हम गिवन की बात करते हैं, गिवन हमें क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू 0.05 मोल पर लीटर, ठीक हो गया। X that is path length, it is equal to 10 centimeter and final intensity that is I equal to 1/4 of initial इंटेंसिटी, ये हमें गिवन है। क्लियर है? तो इस डेटा के बेस पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू कैलकुलेट हमें करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंसी है रेडिएशन की, देयरफॉर इसके लिए हम जो रूल अप्लाई करें, जो लॉ इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, जो लॉ एप्लीकेबल होगा इसके लिए वो होगा बीयर-लैम्बर्ट लॉ। और बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्या है, दैट इज लॉग I0 अपॉन I इक्वल टू एप्सिलॉन Cx। ठीक हो गया। I0 इनिशियल इंटेंसिटी, I फाइनल इंटेंसिटी, एप्सिलॉन मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, C कंसंट्रेशन, X हमारे पास पाथ लेंथ है। अब मान लेते हैं कि सपोज इनिशियल इंटेंसिटी हमारे पास अगर I0 है तो फाइनल इंटेंसिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ I0। यहां पर कह सकते हैं कि सपोज इनिशियल intensity of radiation equal to I0, therefore final intensity equal to
I0 into 1/4 ये हो जाएगा। बाकी वैल्यू हमें गिवन है, तो इसके बेस पर वैल्यूज को जब हम प्लेस करेंगे इसमें, तो सिंपल कैलकुलेशन से हम एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज को इसमें रिप्लेस करते हैं, therefore log I0 upon I0/4 equal to epsilon into 0.05 mole per liter into 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। I0 से I0 कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा, log 4 इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 0.5 मोल पर लीटर इंटू सेंटीमीटर। क्लियर है। log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 2 इक्वल टू एप्सिलॉन 0.5 मोल पर लीटर इंटू सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। log 2 इंटू 2 इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू 0.5 मोल पर लीटर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 log 2, पावर जो होता है वो आगे ऑपरेट हो जाता है, therefore एप्सिलॉन इंटू 0.5 मोल पर लीटर सेंटीमीटर। ठीक है। log 2 का वैल्यू होता है 3.3010, तो 2 इंटू 0.3010 इक्वल टू एप्सिलॉन 0.5 मोल पर लीटर सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6020 इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू 0.5 मोल पर लीटर सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां से एप्सिलॉन कैलकुलेट कर सकते हैं 0.6020 अपॉन 0.5 मोल पर लीटर सेंटीमीटर, ये रहेगा। इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.204। अब यूनिट यहां से ऊपर जाएगी, मोल इनवर्स, लीटर ऑलरेडी इनवर्स में है, तो लीटर सेंटीमीटर इनवर्स। एप्सिलॉन का वैल्यू ये हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि a substance when dissolved in water to form 10 raised to power -3 molar solution, it absorbs 10% of incident radiation in a path length of 4 cm. Okay. What should be the concentration of solution to have 90% of absorption of incident radiation? क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सब्सटेंस जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बना उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 10⁻³ मोलर था। उस कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन से जब हमने सर्टेन फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट रेडिएशन को जब हमने उससे पास कराया, तो उस सॉल्यूशन ने उस रेडिएशन का 10% एब्जॉर्ब किया, मींस कि ये वैल्यू एब्जॉर्प्शन हो गई। कब एब्जॉर्ब किया, जबकि पाथ लेंथ जो थी उसकी वो 4 सेंटीमीटर की थी, ये x हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि उस सॉल्यूशन का, एक नए सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा
जिस सॉल्यूशन से इसी रेडिएशन को पास कराने पर उस रेडिएशन का 90% जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक हो गया। अब देखते हैं गिवन में क्या गिवन है हमें। गिवन कॉन्सेंट्रेशन, अब सिंस ये फर्स्ट केस का कॉन्सेंट्रेशन है, सेकेंड केस में कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, उसको हम C1 मान लेते हैं। C1 इक्वल टू 10⁻³ m, ओके। X गिवन है 4 सेंटीमीटर। एब्जॉर्बेंस या इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो गिवन है वो 10% है। ठीक हो गया। IA1 कह देते हैं इसको। सिमिलरली सेकेंड सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस है वो 90% है। ठीक हो गया। तो इसके बेस पर हमको ये बताना है C2 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। C2 हमें यहां से फाइंड करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए पहले फर्स्ट केस के लिए हम बीयर-लैम्बर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। देन सेकेंड केस के लिए बीयर-लैम्बर्ट लॉ को हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे और दोनों जो इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। उस कंपैरिजन से हमें C2 का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम बीयर-लैम्बर्ट लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग I0 अपॉन I दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू X। I0 इनिशियल इंटेंसिटी हो गई, I फाइनल इंटेंसिटी होगी। अब हमें यहां पर जो दिया हुआ है ये एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है। फर्स्ट केस में एब्जॉर्बेंस, सेकेंड केस में एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस के लिए हमको मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज इक्वल टू I0 माइनस I, इनिशियल इंटेंसिटी माइनस फाइनल इंटेंसिटी। अब एब्जॉर्बेंस हमको गिवन है, देखिए ये 10% है, ये 90% है। मान लेते हैं सपोज I0 इक्वल टू 100, इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इक्वल टू 100। ठीक हो गया। अब यहां से हम फर्स्ट केस के लिए फाइनल इंटेंसिटी निकालेंगे। केस फर्स्ट के लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज I0 I इक्वल टू I0 माइनस IA। I0 कितना हो गया 100 माइनस IA का वैल्यू कितना हो गया 10, दैट इज इक्वल टू 90। ये I1 कह लेते हैं इसको फर्स्ट केस के लिए। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए निकालेंगे। फॉर केस 2 100 दैट इज, इसको I2 कह लेते हैं, दैट इज 100 माइनस 90 दैट विल कम आउट 10। दोनों केस के लिए हमारे पास I का वैल्यू हमें मिल गया। इनिशियल इंटेंसिटी इन बोथ द केसेस विल बी 100। इक्वेशन बना लेते हैं। केस फर्स्ट, log I0 अपॉन I दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन CX। I0 का वैल्यू कितना हो गया, log 100 अपॉन I का वैल्यू कितना कैलकुलेट करते हैं 90, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन C का वैल्यू हम 10⁻³ m कर सकते हैं इनटू x। x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 कर सकते हैं। सिमिलरली केस 2 के लिए log 100/10, इंटेंसिटी 10 है, इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू C2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये हो जाएगा 4 cm, इक्वेशन 2। ठीक है, हमने क्या किया कि फाइनल इंटेंसिटी की वैल्यू एब्जॉर्बेंस के आधार पर कैलकुलेट करके हमने उसको बीयर-लैम्बर्ट लॉ में जब प्लेस किया तो केस 1 और केस 2 के लिए हमें दो अलग अलग इक्वेशंस यहां से मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे
और कंपेयर करने से हमें जो केस 2 के लिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी। क्लियर? From equation 1 and 2, log 100 upon 90 divided by log 100 upon 10 equal to epsilon into 10 raised to power minus 3 m into 4 cm divided by epsilon into C2 into 4 cm। क्लियर? दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। इस कंपेरिजन से क्या मिलेगा? दिस विल बी कैंसिल आउट, एप्सिलॉन कैंसिल आउट। क्लियर? टेन से ये कैंसिल आउट, ये 0 से ये, तो बचा क्या? log 10/9 अपॉन log 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 raised to power minus 3m over C2। ठीक हो गया? अब log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है? तो log 9 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। यहां से क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू log 10/9 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? इसके लिए हमने 1 लिख लिया, इक्वल टू 10 raised to power minus 3m डिवाइडेड बाय C2। इसको लिख सकते हैं उधर, क्या हो जाएगा? log 10/9 इक्वल टू 10 raised to power minus 3m अपॉन C2। log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b। तो log 10 माइनस log 9 इक्वल टू 10 raised to power minus 3m अपॉन C2। ठीक हो गया? log 10 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस log 9 को क्या लिख सकते हैं? log 3 into 3 इक्वल टू 10 raised to power minus 3m अपॉन C2। ठीक है? अब यहां लिखते हैं 1 माइनस log, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 10 raised to minus 3m अपॉन C2। 1 माइनस 2 log 3, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था, log 2 की पावर 2 को हमने 2 log 2 लिखा, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 10 raised to power minus 3 अपॉन C2। 1 माइनस 2 into 0.4771, log 3 का वैल्यू जो होता है वो 0.4771 होता है, दैट इज इक्वल टू minus 3 10 raised to power minus 3m over C2। क्लियर? 1 minus 0.9542 इक्वल टू 10 raised to power minus 3m over C2। इसको माइनस करेंगे 0.0458 इक्वल टू 10 raised to power minus 3m अपॉन C2। ठीक हो गया? अब C2 इक्वल टू 10 raised to power minus 3m over 0.0458। ठीक है? पावर को नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0.0458 इंटू 10 raised to power 3, ये m हो जाएगा। ठीक है? 10 raised to power 3 इक्वल टू 1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है ये वैल्यू? इक्वल टू 1 अपॉन 45.8 and that is equal to
0.021 मोल। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम इस तरह बीयर लैम्बर्ट लॉस के यूज करके, अप्लाई करके, हम गिवन जो डेटा सेट होगा उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसमिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी पैरामीटर्स आपको गिवन है उनके बेस पर किसी अदर पैरामीटर को हम वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर कराए हैं। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल जो भी बुक्स में आपको गिवन होंगे आप उनको वहां से कर सकते हैं। सिंपल वर्किंग होगी, सिमिलर वर्किंग होगी। अगर इन केस उसके बावजूद भी कोई डाउट्स आपको होते हैं तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब लाइट को एब्जॉर्ब कराया जाता है तो उससे उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में जो चलता रहेगा, जिसे कि हम जेपनोस्की डायग्राम भी कहते हैं, जहां पर कि ट्रांजिशन होने के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं। उसमें रेडिएटिव भी होते हैं, नॉन रेडिएटिव भी होते हैं, तो जिसमें फोटोफिजिकल भी होंगे, फोटोकेमिकल भी होंगे। ये सारे चेंजेस हम उस डायग्राम के बेस पर समझेंगे। लेकिन उस डायग्राम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल को आप रेडिएशन देते हैं तो वहां पर चेंजेस किस तरह से परफॉर्म होते हैं या क्या क्या उसके प्रभाव उस मॉलिक्यूल पर पड़ते हैं। ठीक हो गया? अब जो टॉपिक हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि लाइट को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। कंसिडर करते हैं किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल को, कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है कोई। जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने की प्रोसेस जो होती है वो एक स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस है कि दो अनस्टेबल स्पीशीज आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके, एक्सचेंज वर्ड में यूज करूंगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके एक स्टेबल सिस्टम को बनाते हैं। और जब स्टेबल सिस्टम की हम बात करते हैं तो स्टेबल का मीनिंग होता है कि सिस्टम ऑफ लो एनर्जी और मिनिमम एनर्जी। क्लियर? तो सिस्टम ऑफ मिनिमम एनर्जी और लो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो ये जो डायग्राम आपको दिखा है इसे हम मोस्ट डायग्राम कहते हैं, मोस्ट डायग्राम फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक हो गया? तो मॉलिक्यूल जो भी रहता है उस मॉलिक्यूल में कई तरह की इसमें मोशंस होती हैं, वाइब्रेशनल मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं। तो इस तरह से हर एक मोशन के करस्पॉन्ड उसमें एनर्जी एसोसिएटेड रहती है। तो ये एनर्जी लेवल, अलग अलग एनर्जी लेवल है। अब जो एनर्जी लेवल यहाँ पर दिखाए गए हैं ये एनर्जी लेवल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हमने यहाँ पर दिखाए गए। ओके, इसको मैं V0 कहता हूं, ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया एंड सो ऑन। इस तरह से वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ रहे हैं और ये एनर्जी का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। ठीक हो गया? अब जो ये V0 लेवल है, ये V0 लेवल उस मॉलिक्यूल का मिनिमम एनर्जी का लेवल है, यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी का लेवल है। ये यहां से ये जो बॉन्ड लेंथ है इसके बाद ये नीचे यहां की ओर नहीं आ सकता। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही दो एटम फर्दर क्लोज आएंगे तो इनके बीच में इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन डेवलप हो जाएगा और उस इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन के डेवलप होने से इनको फिर से बाहर की ओर जाना पड़ेगा। तो ये जो V0 लेवल है, ये V0 लेवल मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी का लेवल है। यहां पर जो इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन्स हैं वो मिनिमम है और जो न्यूक्लियर और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है। इसके बियॉन्ड, इसके अगर नीचे की ओर आएंगे तो इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन बढ़ेगा, इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है उसका वैल्यू कम हो जाएगा।
मीन्स कि अट्रैक्शन की जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराती है और रिपल्सन की जो एनर्जी होती है वो इनस्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। तो जब भी हम किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे, जैसे कि ये दिख रहा है, इसको अगर हम एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने से क्या होगा कि वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज करेगी। और जब वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज करेगा, वाइब्रेशन का मतलब होता है कि इस तरह से ये वाइब्रेशंस हैं, दोनों इस तरह से आना बाहर जाना, सिमेट्रिक वाइब्रेशन है। तो इस तरह से ये जो वाइब्रेशंस होंगी, जैसे ही आप एनर्जी उसको सप्लाई कराओगे तो ये वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे तो उसके करस्पॉन्ड वाइब्रेशनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। मींस जब वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे मींस बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो ये V0 से V1 पर हो सकता है, V1 से V2 पर, V2 से V3 पर, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक हो गया। एक डिस्क्रीट वाइब्रेशन लेवल से दूसरे डिस्क्रीट वाइब्रेशनल लेवल पर ये मूव करेगा एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद। क्लियर। अब देखते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमें वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है h nu into v plus half। h प्लैंक कांस्टेंट हो गया, nu is the frequency of radiation, v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, हाफ एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलता है कि किसी भी वाइब्रेशनल लेवल के लिए V1, V2, V3, V4 किसी भी लेवल के लिए आप वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही एक्सप्रेशन ये इंडिकेट करता है कि इवन एट V0 मींस कि वाइब्रेशनल लेवल 0 पर अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तब भी सिस्टम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो 0 नहीं होती है। मींस इफ V equal to 0 therefore E equal to h nu into 0 plus half that is equal to half h nu। ये एनर्जी की वैल्यू 0 वाइब्रेशनल लेवल पर भी उस सिस्टम की होगी। मींस वाइब्रेशनल एनर्जी कभी 0 नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। इस वाइब्रेशनल एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इसको हम क्या कह सकते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी 0 वाइब्रेशनल लेवल को करस्पॉन्ड करती है और नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे आप इस सिस्टम को एनर्जी देते हो, मान लेते हैं कि जो सिस्टम है अभी डायटोमिक मॉलिक्यूल इस लेवल पर है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है कोई, जैसे इसको आप एनर्जी दोगे वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये इस एनर्जी लेवल से, सब एनर्जी लेवल्स हैं आपको जो दिख रहे हैं ये डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे एनर्जी बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल इस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से इस नेक्स्ट हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर मूव करेगा। और किस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर जाएगा ये कैसे डिसाइड होगा कि जिस लेवल के करस्पॉन्ड एनर्जी आप उसको सप्लाई करोगे, मॉलिक्यूल 0th लेवल से उसी एनर्जी के करस्पॉन्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर मूव करेगा। इस तरह से हम इसको एक्साइटेशन कहते हैं। ये एक्साइटेशन की प्रोसेस है। ठीक हो गया। अब किसी भी सिस्टम के लिए मॉलिक्यूल को 0 वाइब्रेशनल लेवल से सपोज मुझे V5 पर अगर इसको लेके जाना है तो मुझे उसी V5 के करस्पॉन्ड एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एनर्जी इसको V2 के करस्पॉन्ड दे रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये मॉलिक्यूल V5 पर चला जाए, या मैं इसको एनर्जी V5 के करस्पॉन्ड दे रहा हूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मॉलिक्यूल V2 पर ही स्टे करे। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। जिस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्ड एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कराओगे उसी एनर्जी लेवल पर मॉलिक्यूल मूव करेगा। इसीलिए कहा गया था जब भी हम स्टेटमेंट देते हैं फोटोकेमिकल लॉज के तो उसमें हम कहते हैं कि रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। सर्टेन फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होगा कि जिस भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप दोगे उसके करस्पॉन्ड एनर्जी कोई न कोई उसके साथ एसोसिएटेड रहेगी और उसी एनर्जी लेवल पर मॉलिक्यूल मूव करेगा। अब इस तरह से जब मॉलिक्यूल एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से सिस्टम में जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसा कि यहां पर दिख रहा है, अगर बॉन्ड है तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया। अब आप एनर्जी देने का मतलब इस सिस्टम को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा
अब जब हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा तो वहां पर क्या हो सकता है, जैसा यहां दिख रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट स्पिन है। आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, उस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद जो स्पिन होनी चाहिए वो अपोजिट स्पिन की होनी चाहिए, पेयर्ड होनी चाहिए। अब जब इसको आप एनर्जी दोगे और ये लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाएगा तो क्या हो सकता है कि ये सेम स्पिन के साथ जाए। मीन सपोज अगर मैं यहां पर इसको मान लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की अपोजिट स्पिन है, आपने सिस्टम को एनर्जी दी और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर चला गया, से फॉर एग्जांपल एक यहीं पर होगा और दूसरा ऐसे चला गया। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को मेंटेन करते हुए हायर लेवल पर जाए। दूसरा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां रहा और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी अपनी स्पिन को चेंज कर लिया, एक्साइटेशन तो हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन को क्या कर लिया, इन्वर्ट कर लिया या चेंज कर लिया। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है, इस तरह की जो सिचुएशन आती है, उसे हम कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जेबनोव्स्की डायग्राम को डिस्कस कर रहे होंगे तो जेबनोव्स्की डायग्राम डिस्कस करने से ठीक पहले हम इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन सेम रहेगी एक्साइटेशन में तब कौन सी स्टेट हम कहते हैं, जब स्पिन अपोजिट हो जाएगी, जैसा कि ये स्पिन आप देख रहे हो कि पेयर्ड स्पिन है, ये स्पिन अनपेयर्ड स्पिन है। सिस्टम की स्पिन आप देख रहे हो कि जिस इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को मेंटेन करते हुए गया, इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन चेंज कर ली। तो इस तरह की सिचुएशन से मॉलिक्यूल में एनर्जेटिक चेंजेस आते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए और जो भी बुक आपके पास है उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट टू मी ऑन योर platform, online platform. I would be happy to address your queries related to this topic. Okay, till then, thank you for watching. Thank you.